आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको कुछ लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में देखा था, उनको समझा था। लेकिन जो रिस्पायरेशन का मेन एम है वो है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो अभी तक हमने देखा जो है, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो वो 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ये जो 686 किलो कैलोरी एनर्जी है वो किस प्रकार से एटीपी में कन्वर्ट होती है, उस चीज़ को हम समझेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में देखा था कि वहाँ पे एटीपी का भी फॉर्मेशन हो रहा था, NADH2 का भी फॉर्मेशन हो रहा था और FADH2 का भी फॉर्मेशन हो रहा था। तो जब एटीपी डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल में बन जाती है तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। लेकिन जो NADH2 और FADH2 है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी बनाता है। आज हम इसी चीज को यहाँ पे समझेंगे। इस वीडियो में हम इस चीज को ध्यान से समझेंगे। ग्लाइकोलिसिस के दौरान आपका बनता है 2 मॉलिक्यूल NADH2 का, NADH प्लस, इस तरह से लिखते हैं इसको। जबकि 2 मॉलिक्यूल NADH का बनता है, ये ग्लाइकोलिसिस में बनता है, ये बनता है लिंक रिएक्शन में, और फिर आपका बनता है 6 मॉलिक्यूल NADH, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से बनता है क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल में ही बनता है 2 मॉलिक्यूल FADH2, ये भी बनता है कहाँ पे? क्रेब्स साइकिल में। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं एनर्जी रिच हैं, दे आर कोएंजाइम, जो है निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसी तरह से ये है फेमिन, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जो कोएंजाइम है, जो इनका ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये रीऑक्सीडाइज होते हैं और कन्वर्ट होते हैं एटीपी में, या फॉर्मेशन करते हैं एटीपी का। तो जो एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए जरूरत है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, और जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है यानी कि ETC, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल में। कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल में। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ आपको इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। कुछ इस तरह से आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है? ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मेम्ब्रेन स्पेस है। ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इसी इनर मेम्ब्रेन में होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, यहीं पे आपकी होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करती है चेन के रूप में क्रमबद्ध तरीके से। NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देते हैं इनको, और फाइनली पहुंचता है, अगर हम देखें तो NAD प्लस H आयन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को किसको देगा? ये देगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, यानी टर्मिनल जो एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन है, और ये कन्वर्ट हो जाता है NAD में। ये एक्चुअली प्रोसेस होती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सेम इसी प्रकार से FADH2 भी FAD में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को ही देगा और कन्वर्ट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल में। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो दोनों प्रोसेस हैं, दे आर हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट किया गया है इसमें करीब -52.6 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल रिलीज होती है, जबकि यहाँ पे 45.9
किलो एनर्जी पर मोल रिलीज होती है। तो दे आर हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस, और जो ये एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी किस प्रकार से एटीपी फॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है, इसी चीज को हम देखेंगे यहाँ पे। तो जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो पाई जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। और ये जो ट्रांसपोर्ट चेन है या सिस्टम है, ये मिलकर बना होता है 4 कॉम्प्लेक्सेस से, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ठीक है, तो जरा हम लोग उसको देख लेते हैं। इसको आप लोग तब तक नोट करिए 1 मिनट, और हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, इसका दूसरा नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर 2, इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर 3, 4 कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने बताया था, ये है साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर 4, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम A1A3 कॉम्प्लेक्स, या कुछ लोग इसका दूसरा नाम है टर्मिनल ऑक्सीडेज, क्योंकि ये लास्ट कॉम्प्लेक्स है और ये किसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन को। ठीक है, और इनको जोड़ने के लिए 2 मॉलिक्यूल आपको मोबाइल एलिमेंट देखने को मिलेंगे, इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। वो हैं कोएंजाइम Q, या इसको दूसरा नाम है यूबीक्विनोन, और एक है आपका साइटोक्रोम C। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं ये जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं किस प्रकार से इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। तो जरा देखिए इसको, आपने देख लिया ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, जिसकी इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाया जा रहा है। जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, दोनों जुड़ते हैं या अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, कोएंजाइम Q को, और कोएंजाइम Q जो है वो देता है कॉम्प्लेक्स 3 को। किसको देता है इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 3 को। और कॉम्प्लेक्स 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C को, और साइटोक्रोम C ट्रांसफर करता है कॉम्प्लेक्स 4 को, और कॉम्प्लेक्स 4 जो है फाइनली देता है किसको, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल में। तो इस प्रकार से ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर 1, जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, तो उसी से पता चल रहा है कि यहाँ पे NADH जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डोनेट कर देता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे। सिमिलरली FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डोनेट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यूबिक्विनोन के द्वारा, जो कि एक मोबाइल एलिमेंट है। ये सभी कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, साइटोक्रोम C, ये सब प्रोटीनेशियस इन नेचर है। केवल यूबिक्विनोन एक ऐसा है जो नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर है। ये इलेक्ट्रॉन और मोबाइल एलिमेंट है। ये मोबाइल एलिमेंट इन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से या कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन को लेकर जाता है किसके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास, और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 देता है साइटोक्रोम C को, और साइटोक्रोम C देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है वो फाइनली देता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये जो प्रोटॉन है
ये प्रोटॉन जो है इस प्रोटॉन को भी लेता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में। तो ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के लिए है, यानी जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज हुआ, जो NAD जो था वो रिड्यूस होके ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान कन्वर्ट हुआ NADH में। इसने अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 रिड्यूस हो गया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 देगा कॉम्प्लेक्स 3 को, अपना खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसको रिड्यूस करेगा। फाइनली इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो पहुंचता है ऑक्सीजन के पास। इसीलिए जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो टर्मिनल एक्सेप्टर है, फाइनल एक्सेप्टर है किसका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। और इसका मतलब ये भी है कि ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन के लिए इन सभी से ज्यादा है, जिसकी वजह से फाइनली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या लेता है वो कौन लेता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे कर दीजिए हाफ O2, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेता है और कन्वर्ट होता है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में। इस दौरान जब ये प्रोसेस हो रही है तो इस दौरान जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 4 प्रोटॉन मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है कि यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा माइटोकॉन्ड्रिया की, अभी जब हमने स्ट्रक्चर देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, ठीक है। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे भी 4 प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे भी 2 प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो टोटल जब एक NADH मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देता है तो जो प्रोटॉन पंप होके जा रहा है मैट्रिक्स से कहाँ जा रहा है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में जा रहा है, वो हो जाता है 4, 4 और 2, यानी टोटल 10 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन जो है वो पंप होके कहाँ चला जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में चले जाते हैं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे FADS2 अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे प्रोटॉन की पंपिंग नहीं होती, निल होती है प्रोटॉन की पंपिंग, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे एज इट इज 4 प्रोटॉन की पंपिंग होगी और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे 2 प्रोटॉन की पंपिंग होगी। इसका मतलब ये है जब FADS2 अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देता है, ट्रांसफर करता है, तो 4 प्रोटॉन आयन जो हैं, 4 और 2 6 प्रोटॉन आयन जो हैं वो मैट्रिक्स से पंप हो जाते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, यानी केवल 6 होते हैं, जबकि NADH2 के केस में कितने थे, 10 प्रोटॉन पंप हो रहे थे। यही जो प्रोटॉन पंपिंग है जो धीरे धीरे इकट्ठी होती जा रही है, कलेक्ट होती जाती है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, यही प्रोटॉन जो है वापस जब आते हैं मैट्रिक्स में ATP सिंथेस के द्वारा तो बनाते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार से ATP का वो फॉर्मेशन करते हैं। तो आप लोग यहाँ तक इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हो रही है। और ये जो प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है, ये प्रोटॉन की पंपिंग माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स से कहाँ पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में हो रही है, जो स्पेस है। तो इससे क्या होता है, इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है, हम इस तरह से बना लेते हैं इनको। कॉम्प्लेक्स 1 पे 4 प्रोटॉन पहुँच गए, इससे कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है सेकंड से, यहाँ से भी 4 प्रोटॉन और यहाँ से भी 2 प्रोटॉन पहुँच गए। तो धीरे धीरे बाहर की तरफ जो है मेम्ब्रेनल स्पेस में पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, जबकि अंदर की तरफ क्या हो जाता है, मैट्रिक्स की तरफ क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से एक डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट हो जाता है। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, नीचे अंदर की तरफ क्या हो गया, मैट्रिक्स की तरफ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इस तरह से जब डेवलप हो जाता है मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो प्रोटॉन है ये ATP सिंथेसिस के द्वारा, ये है आपका ATP सिंथेस, इनके द्वारा ये प्रोटॉन वापस आते हैं। और जब इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या करती है, ADP और पायरोफॉस्फेट को जोड़ के बना देती है ATP। और पाया गया एक्सपेरिमेंटली करीब 3 प्रोटॉन के पंप होने से, 3 प्रोटॉन जब अंदर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, पंप होते हैं, तब एक ADP मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में।
तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो एक NADH जो मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस करता है 3 ATP मॉलिक्यूल को, जबकि एक FADH मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस करता है 2 ATP मॉलिक्यूल को। ठीक है, अभी हम उसका ATP का जो कैलकुलेशन उसको बाद में देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जब अगेंस्ट द ग्रेडियंट जब आता है प्रोटॉन तो वो डेवलप करता है, जो एनर्जी रिलीज करता है उससे बनाता है ATP। इस पूरी प्रोसेस को, ATP बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? दो वर्ड से मिलकर बना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो पहला तो जो शब्द है पीछे फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट का जुड़ना। जब ADP से पायरोफॉस्फेट जुड़ता है तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ATP में। तो ATP का जो फॉर्मेशन है, ADP से ATP बनना, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और इस फॉस्फोराइलेशन के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो किसके वजह से मिल रही है? ऑक्सीडेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि श्रृंखलाबद्ध तरीके से चेन में एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो हो रही है और ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, क्योंकि फाइनली इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है वो होती है ATP सिंथेसिस में। ठीक है, कुछ लोग इसको कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हैं। तो ये ATP सिंथेस में होती है। और जो कॉम्प्लेक्स 4 हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पार्ट हैं, जबकि ATP सिंथेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है, पर दोनों ही एक दूसरे से डिपेंडेंट है। बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुए ATP सिंथेसिस नहीं होगी, बिना ATP सिंथेसिस हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इसी को बाद में चलकर पीटर मिकल साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया, कीमियो ऑस्मोटिक कॉन्सेप्ट 1961 में, और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो ये कीमियो ऑस्मोटिक कॉन्सेप्ट के द्वारा ही ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। पीटर मिकल साहब ने 1961 में मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस दी कि ATP फॉर्मेशन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उनको उन्होंने कीमियो ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस बोली। देखिए क्यों बोला? दो वर्ड है ऑस्मोटिक। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब केमिकल्स मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप होता है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज यानी इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पॉजिटिव चार्ज हो गया और मैट्रिक्स की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप हो गया। और कपलिंग का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जो ये आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, दोनों आपस में कपल्ड हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा। इसलिए पूरा नाम इन्होंने दिया कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से, इस हाइपोथेसिस के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है NADH और FADH के द्वारा, कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा, तो इस दौरान जो प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स हैं वो पंप होते हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। ये आपका जो साइड है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया और ये हो गया आपका इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, इधर की तरफ पंप हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। और जब प्रोटॉन वापस मैट्रिक्स में आता है ATP सिंथेस के द्वारा, ATP सिंथेस से होकर आता है 3 मॉलिक्यूल, तो प्रोड्यूस करता है ATP का। और यही जो पूरी प्रोसेस है, यही जो पूरा मैकेनिज्म है, ये कहलाता है कीमियो ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ATP का फॉर्मेशन। अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल 10 मॉलिक्यूल NADH2 के, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटने से 10 मॉलिक्यूल NADH2 बनते हैं, 2 ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, 2 आपके लिंक रिएक्शन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बनते हैं और आपके 6 मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं क्रेब्स साइकिल में। इसी प्रकार से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं FADH2 और ये कहाँ बनते हैं? क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल कितने हो गए? 12 मॉलिक्यूल। ये 12 मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा अपना प्रोटॉन ट्रांसफर करते हैं तो आप देखेंगे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कितने बन जाएंगे? अरे 6
6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, 12 मॉलिक्यूल है, 12 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। तो जो हमने रिस्पायरेशन की रिएक्शन देखी थी एरोबिक रिस्पायरेशन की, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में कंप्लीट हो गए थे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे निकल गए 12 वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें से 6 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए और बाकी 6 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की डिफरेंट स्टेप के दौरान यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। अब इनको कन्वर्ट करते हैं एटीपी में, तो हमको मालूम है कि NADH जो है वो इक्विवेलेंट है 3 ATP के, जबकि FADH2 इक्विवेलेंट है 2 ATP के। तो यानी टोटल हो गए आपके 30 ATP जो बन रहे हैं NADH2 के द्वारा, और आपके 4 ATP के यहां से बन गए FADH2 के द्वारा। यानी आप कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा टोटल 34 ATP प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हमें मालूम है इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा 4 ATP बनते हैं, और क्रेब्स साइकिल में भी 2 ATP किसके द्वारा बनते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा, यानी डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल पे बन जाते हैं। तो टोटल ATP जो हो गया आपका हो गया कितना? 40 ATP। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से टोटल प्रोडक्शन जो ATP का है 40 ATP, और 2 मॉलिक्यूल ATP के ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट और जो थर्ड स्टेप है वहां पे यूज हो जाते हैं। तो नेट आपकी ATP बनती है 38 ATP। ये नेट प्रोडक्शन है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से। तो ये है ATP की सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट, और ये मैथमेटिक्स है कि किस प्रकार से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से कुल कितनी ATP बनती है। आपको कुछ किताबों में ये भी पढ़ने को मिलेगा, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि ये जो एक NADH2 मॉलिक्यूल है वो 2.5 ATP के बराबर है, जबकि FADH2 जो है 1.5 ATP के बराबर है। लेकिन चूंकि हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन 3 ATP और 2 ATP के साथ ज़्यादा अच्छा जाता है, सही जाता है, इसलिए यहाँ पे भी मैंने जैसे 3 बताया प्रोटॉन, और एक NADH से 10 प्रोटॉन पंप हो रहे थे, तो उनको अगर हम 3 प्रोटॉन के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो 3 ATP के बराबर हो जाएगा। और FADH2 में चूंकि 6 प्रोटॉन पंप हो रहे थे मेम्ब्रेनल स्पेस में, तो उनको अगर हम ATP में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ATP हो जाएगा। इसलिए हम मैथमेटिकल तरीके से करने के लिए NADH से 3 ATP एंड FADH2 से 2 ATP, और टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलेंगे 38 ATP।